हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के लिए मैं बात करूँगी, ये मूवी आई थी सन 2002 में। और ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी उस साल की। और एक तरीके से कहा जाता है कि ये फिल्म जिससे इंस्पायर थी, ये उससे भी बेहतर फिल्म थी। मैं बात कर रही हूँ राज मूवी के बारे में। राज मूवी जो है, आप लोगों ने फिर बाद में इसकी बहुत सारे पार्ट्स देखे होंगे, जिसमें एक पार्ट में तो अध्ययन सुमन, कंगना रनौत थे, फिर इमरान हाशमी, जैकलीन फर्नांडिस, इस तरह की जो राज की फ्रेंचाइजी है वो आप लोगों ने देखी। लेकिन जो सबसे पहली राज मूवी थी वो आई थी सन 2002 में। और मैंने ये फिल्म देखी थी एंड सच में बॉस, मेरे तो हालत ही ख़राब हो गई थी ये पिक्चर देखकर। बिकॉज़ वाकई इस फिल्म में बात थी, जिस तरीके से इसमें जिस तरह के सस्पेंस इस्तेमाल किए, जिस तरह का इसमें जो पूरा ताना बाना बुना गया, कैसे कान में एक अनजान औरत की आवाज़ आती है बिपाशा बासु को, और उसी के बाद से धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में इतने बदलाव आने लगते हैं। पहले तो वो आवाज़ सुन के उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर बाद में वो पहुंच जाती है ऊटी। और ऊटी में जाने के बाद जो उसकी ज़िंदगी उल्टी सीधी हो जाती है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म में डीनो मोरिया थे, जिनकी ये बहुत बड़ी करियर की सक्सेसफुल फिल्म है। हालांकि डीनो मोरिया का करियर शुरू हुआ था 90s में प्यार में कभी कभी, ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन रिंकी खन्ना के साथ, जिसका ये एक गाना आज भी लोगों को याद है। फिल्म तो लोगों को याद बिल्कुल नहीं है, लेकिन गाना याद है। और वो गाना है मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, जो शान ने गाया था, जो कि शायद नेपाली वर्डिंग्स थे उसमें, और जिसकी वजह से लोगों को वो बड़ा पसंद आया था। और आज भी लोग अगर उसे सुनेंगे ना, तो लोगों के चेहरे पर एक बड़ी ही हल्की सी, प्यारी सी, मासूम सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वाकई ये गाना बहुत अच्छा था। तो डीनो मोरिया का करियर तो 90s के एरा में शुरू हुआ, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो हाइप मिली वो इसी फिल्म से मिली। और साथ ही इस फिल्म के दौरान जो थी बिपाशा उनकी गर्लफ्रेंड थी। वो बात अलग है कि फिर बाद में वो जॉन के पास चली गई, फिर जॉन के बाद फिर हरमन बवेजा आए। हालांकि ये वो नाम है जो ऑन रिकॉर्ड्स हमें पता है, ऑफ रिकॉर्ड क्या रहा वो तो हमें नहीं पता। लेकिन हाल फिलहाल तो अब वो मैरिड हैं करण सिंह ग्रोवर के साथ, और उनकी बेटी भी हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं। हालांकि बिपाशा बासु अब किसी फिल्म में तो नहीं दिखती, ना ही किसी वेब सीरीज़ में अब वो दिखती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ क्या बन के, एक माँ बन के सोशल मीडिया पे वो दिखती हैं अपनी बेटी के साथ, या एक पत्नी के तौर पर अपने पति के साथ सोशल मीडिया पे दिखती हैं, या कभी कभार पेपराजी के सामने वो आ जाती हैं अपने पति और बच्ची के साथ। उसके अलावा बिपाशा बासु की जर्नी के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि उन्हें कितना ज़्यादा बॉलीवुड में बहुत ही लोगों ने उनको खुले मन से, खुले हाथों से जो है वो उनका वेलकम किया था बॉलीवुड में। और उनका एक बहुत ही अच्छा ग्राफ रहा है बॉलीवुड में। लेकिन वो बात अलग है कि जिसका सितारा ऊपर चढ़ता है उसका नीचे भी आता है, और बिपाशा के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनकी पर्सनल लाइफ कह लो, प्रोफेशनल लाइफ कह लो, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरी हुई है। लेकिन आज बिपाशा देखने में तो एक उनकी जो लाइफ है, ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, पर रियलिटी क्या है वो तो बिपाशा ही जानती है। बट खैर, जो भी है, बिपाशा का एक बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, और बिपाशा को इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। और डीनो मोरिया और बिपाशा की केमिस्ट्री को भी इग्नोर तो नहीं किया गया। वो बात अलग है कि फिर बाद में जिस्म मूवी आई, जिसमें जॉन और बिपाशा की केमिस्ट्री तो मतलब कहाँ की कहाँ पहुँच गई। मतलब लिटरली लोगों को जॉन और बिपाशा बहुत पसंद आते थे, और बहुत से लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया था कि ये दोनों आगे जाके शादी करेंगे। दोनों का लंबा रिलेशनशिप भी रहा, और दोनों लिव इन में भी रहे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वही वाली बात है कि उस रिलेशन को फिर एक
नाम नहीं मिल सका, एक सोसाइटी की इज़्ज़त नहीं मिल सकी, और जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए हैं और आज शायद दोनों एक दूसरे के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। आप सोचिए, एक वक्त पे दोनों हाथ में हाथ डाले हर किसी फंक्शन में, किसी भी पार्टी में सोशलाइजिंग करते हुए, फिल्मों में, एडवर्टीज़मेंट में बिपाशा और जॉन दिखते थे। लेकिन आज तो मतलब उन दोनों ने अपनी अपनी लाइफ अलग ही कर ली है। दोनों मैरिड हैं और बिपाशा की बेटी है। जॉन मैरिड ज़रूर हैं पर उनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, वो उनका डिसीजन है जो कोई गलत नहीं है। तो दोनों अपनी लाइफ में जो हैं मूव ऑन कर चुके हैं, और वही वाली बात है कि ना तुम हमें कभी देखना ना हम तुम्हें कभी देखेंगे। तो ये ऐसा वाला जो ब्रेकअप होता है ना, सच बताऊं तो मुझे ये अच्छा ही लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता है कि भाई जब साथ हो तो साथ में हो और जब अलग हो तो कम्प्लीटली अलग हो। तो ये फिल्म जो है पूरे तरीके से एक हॉरर मूवी है, और जिस तरीके से इस मूवी के जो गाने थे वो इतने ज़बरदस्त थे। नदीम श्रवण साहब का, मतलब दो लोग हैं ये, नदीम और श्रवण, और दोनों ने 90s के एरा में जो है आशिकी मूवी से, जो राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल की जो मूवी आई थी, उसी से ही जो है अपने करियर की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, शुरुआत की। और उसके बाद फिर नदीम श्रवण साहब का जो नदीम जी और श्रवण साहब ने जो मिलकर जो 90s को जिस मुकाम पर पहुंचाया, 90s के दौर को, वो हम भूल नहीं सकते हैं। चाहे वो गाना, कितने भी गाने हों, आप देख सकते हैं। तो ये जो फिल्म का जो गाने थे ना, ये बड़े हिट रहे, आज भी लोग सुनते हैं। आपके प्यार में हम संवरने लगे, और इसमें एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपना डेब्यू किया था, उनका नाम मालिनी शर्मा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दूँगी। तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इसी मूवी से करी, और ये एक लौती, एकमात्र, वाहिद ऐसी मूवी थी जिसमें मालिनी शर्मा दिखी। उससे पहले मालिनी शर्मा म्यूज़िक वीडियोस में बहुत दिखा करती थी, बहुत ही पॉपुलर फेस था। फिर उनका एक शो आया करता था सोनी पर, कैट्स करके, जिसमें वो एजेंट बनी थी। उनके साथ कुलजीत रंधावा भी थी और एक और एक्ट्रेस थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, शायद उनकी भी डेथ हो चुकी है, और कुलजीत रंधावा की भी डेथ हो चुकी है। कुलजीत रंधावा के ऊपर भी मैंने जो है वीडियो बनाया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मालिनी शर्मा जो हैं, इसी फिल्म में उनको याद किया जाता है, और इसी फिल्म के बाद जो है उनकी कोई भी और बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो इस प्रोफेशन से ही दूर हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने फिर आर्ट में अपना जो हाथ आजमाया, जो सेट्स की डिज़ाइनिंग होती है, और मैंने जहाँ जितना भी उनके बारे में विकिपीडिया पर है, सोशल मीडिया पे है, मैं उसी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बात कर रही हूँ कि फिर उन्होंने जो है कुछ फिल्मों के लिए जो है वो डिज़ाइनिंग वगैरह की, आर्ट डिज़ाइनिंग करी, जो सेट्स वगैरह हैं। लेकिन वही वाली बात है कि फिल्मों में या किसी सीरियल में, और अब तो OTT का ज़माना है, तो जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी है, उनको एक अच्छा खासा काम मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल तो वो कहीं भी नहीं दिखती हैं, सोशल मीडिया पर भी मैंने ज़्यादा उनको देखा नहीं है, तो उनके बारे में वेयर अबाउट्स बहुत ही कम है। उनकी शादी हुई थी प्रियांशु चैटर्जी के साथ, जो तुम बिन फिल्म आई थी, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी सन 2001 में, उसमें वो थे, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। उनका डिवोर्स हो गया था सन 2001 में ही। तो एक तरीके से जो मालिनी शर्मा है, उनसे काफ़ी ज़्यादा ये उम्मीद थी कि इस फिल्म के बाद जो है एक तरीके से बिपाशा और मालिनी दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज था वो काफ़ी मुझे सिमिलर लगता था। मतलब दोनों की पर्सनालिटी में ना एक मैग्नेटिज्म था, एक एक्स फैक्टर था। मतलब अक्सर हम खूबसूरती को ही सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन खूबसूरती के अलावा एक और भी चीज़ इंसान के अंदर होती है जो उसको बड़ा आई कैचिंग बनाती है, जिस पर आपकी निगाहें टिक जाती है। कई ऐसे भी लोग होते तो देखने में उनका ना रंग ना शक्ल सूरत इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, फिर भी उनकी पर्सनालिटी में एक एक्स फैक्टर होता है, जिसकी वजह से बार बार हमारा मन करता है उनसे बात करने का, उनको देखने का इन द सेंस कि कहीं ना कहीं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमारी जो निगाहें हैं
वो उनको अप्रिशिएट करती हैं। जैसे बिपाशा बासु, देखने में लोग बिपाशा बासु को कहेंगे कि भाई उनका कॉम्प्लेक्शन, वो कोई ऐसी, तो वो कोई ऐश्वर्या राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिपाशा का करियर है वो काफ़ी अच्छा गया है। लोगों ने उनकी एक्टिंग, उनकी स्टाइलिंग, उनकी परफॉर्मेंस, सबसे उनको पसंद किया। तो ये तो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट पॉइंट ही रही कि बहुत ही कमाल की इसकी डायरेक्शन थी। इसके डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट साहब, जिनका करियर मैं कहूँगी कि एक अंडररेटेड डायरेक्टर हैं, जिनकी कुछ चंद फिल्में हैं जिसकी वजह से विक्रम भट्ट को याद किया जाता है, और महेश भट्ट साहब इसके प्रोड्यूसर थे। तो ये भट्ट कैम्प की ये मूवी थी, और जो उनका एक और प्रोडक्शन हाउस था अपने भाई के साथ, विशेष फिल्म्स, जो अब जिनसे वो अलग हो चुके हैं, लेकिन अच्छी फिल्म थी। और वाकई इस फिल्म को देखकर डर लगा और एक एक्साइटमेंट भी हुई कि अब कौन है, क्या है, कौन है, ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो बहुत सारा थ्रिल भी इस मूवी में था। और इस फिल्म में आशुतोष राणा का भी कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो वो आपको लगेगा कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन बाद में आशुतोष राणा उस टाइम पर ना एज अ विलन काफ़ी निकल के आ रहे थे। काफ़ी उनकी बैक टू बैक फिल्मों के लिए उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था, जैसे दुश्मन, संघर्ष, और उन्होंने भी सीरियल से ही अपनी शुरुआत की थी। तो एक तरीके से हमें लगा था कि यार इस फिल्म में भी उनका रोल वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। लेकिन जब फिल्म ख़त्म होने के कगार पर हुई तो उनका रोल इतना डरावना हो गया कि सच में हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। ये फिल्म मैंने दोपहर के वक्त देखी थी और केवल टीवी पे आ रही थी, एंड सच में डर लगा, वाकई डर लगा। और इसके गाने, ये शहर है अमन का, यहाँ की फ़िज़ा ही निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, ये गाना हम आज भी सुनते हैं और डर लगता है। वाकई मतलब इस फिल्म को देखकर आपको लगेगा कि आप एक हॉरर फिल्म देख रहे हैं। हमारे इंडियन सिनेमा में कई चंद ही ऐसी फिल्में हैं जो वाकई डरावनी हैं और उनको बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया गया है कि वो लगी हैं कि हम एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, जिसमें कहानी भी है और एक थ्रिल भी है और एक तरह से डरावनापन भी है। वो सब मुझे इस फिल्म में देखने को मिला, और मैं कहूँगी कि ये बिपाशा के करियर की कुछ ही फिल्में हैं जिसकी वजह से उन्हें याद रखा जाता है, और ये फिल्म उनमें से एक है। और डीनो मोरिया का करियर भी कोई खासा चला नहीं है। वो बात अलग है कि अब वो जो हैं कभी कभी वेब सीरीज़ में दिख जाते हैं, और बस वो ऐसे ही छोटे मोटे रोल्स में वो दिखते रहते हैं, बट एज एन एक्टर उनको कभी वो नहीं मिला। और मे बी शायद उन्होंने कोशिश की या नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको उनकी करियर में सिर्फ दो ही ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से उन्हें याद शायद रखा जाता है। एक तो वो गाना मुसु मुसु हासी, प्यार में कभी कभी फिल्म आई थी, उस फिल्म का वो गाना था, और राज मूवी थी। हालांकि उसके बाद भी कई फिल्में आई हैं बिपाशा की, इवन एक राज की फ्रेंचाइजी में भी बिपाशा आई थी, जिसमें एक्ट्रेस का रोल उन्होंने अदा किया था जो शायद ब्लैक मैजिक करती थी। कुछ तो ऐसा था राज की किसी फ्रेंचाइजी में दोबारा जो है वो बिपाशा को शायद रिपीट ज़रूर किया गया, लेकिन जो बात इस फिल्म में थी ना वो बात फिर आई नहीं। उसके बाद बिपाशा ने और भी हॉरर मूवीज़ में काम किया है, लेकिन वही वाली बात है कि जो राज में वो बात थी वो किसी और में वो बात मुझे तो नहीं मिली। और राज टाइटल से एक और फिल्म भी आई थी राजेश खन्ना और बबीता जी की, जो 60s के एरा में आई थी, शायद 1967 में आई थी। उस मूवी का नाम भी राज था। वो भी एक थ्रिलर और हॉरर टाइप की एक मूवी थी। तो उसी राज को जो है उस टाइटल को जो है इस फिल्म में लाया गया, और वाकई जैसा नाम है वैसा ये फिल्म है। राज तो था और कहाँ का कहाँ राज निकल के आया, और ऐसे निकल के आया कि लोगों के तोते ही उड़ा दिए। वाकई अच्छी मूवी है। और मालिनी शर्मा का भी काम जितना भी है उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से निभाया। एंड आई रियली बिलीव कि अगर मालिनी शर्मा का करियर अगर आज भी चल रहा होता तो कहीं ना कहीं उनका कंपैरिजन बिपाशा से हो रहा होता, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जो उनका जो अंदाज़ था, जो उनकी आंखें थी, कहीं ना कहीं बिपाशा और मालिनी का एक अच्छा खासा
जो है ना कंपैरिजन हो रहा होता है। और मैंने सुना भी है कि एक फिल्म जो डीनो मोरिया के साथ ही उनकी साइन की गई थी, शायद गुनाह करके थी, कुछ थी ऐसी, जिसका एक गाना था, हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। ये शायद ये वाली फिल्म थी, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है। कहा जाता है कि इसमें पहले मालिनी शर्मा को ही लिया गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जो है उनको रिप्लेस करके बिपाशा को ले लिया। तो फिल्म तो खैर चली नहीं, कब आई कब गई किसी को भी नहीं पता। लेकिन मे भी हो सकता है कि कुछ पॉलिटिक्स उन्होंने फेस करी हो बॉलीवुड में, और उनको लगा हो कि मैं पर्दे के पीछे ही रहूं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर ये बंदी अगर इस वक्त बॉलीवुड में होती ना, तो ये इसको कहीं ना कहीं टक्कर तो ये दे रही होती, क्योंकि इसमें ये पोटेंशियल था। इन्होंने एक अवार्ड फंक्शन भी होस्ट किया था, जिसमें इनकी और शाहरुख की एक स्क्रिप्टेड लड़ाई भी दिखाई गई थी। एक्चुअली पहले हमें लगता था कि हो ऐसा हो गया है, लेकिन वो सब स्क्रिप्टेड होता है, ये सब वेल रिहर्स्ड चीज़ें होती हैं, जो हमें अब जाकर पता चली हैं स्क्रिप्टेड होती हैं। तो पहले तो हमें पता नहीं था, बट ये स्क्रिप्टेड जो भी था, उसके बाद फिर ये बंदी कहीं दिखी नहीं। तो मे बी शायद हो सकता है कि इस बंदी को जो है कहीं ना कहीं, अब देखिए आपको बॉलीवुड का पता तो है। अब मैं बिपाशा को इसके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। अब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है ना, हर किसी की एक लिमिट होती है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, कि भाई मैं इससे ज़्यादा तो मैं अपना ज़मीर नहीं बेच सकती या नहीं बेच सकता। तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन येस, मुझे ये बंदी में बहुत पोटेंशियल लगा था, और आज भी कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि ये आए, और इसके लिए ये OTT प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं मानती हूँ। तो खैर, ये फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट फैमिली के साथ प्लीज़ मत देखिएगा, ये लायक नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको अपनी फैमिली के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल होगा। और आप देख सकते हैं कि वाकई एक हॉरर मूवी क्या होती है। और विक्रम भट्ट की एक और मूवी है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी हॉरर में, 1920, जो सन 2008 में ही आई थी। मुझे अच्छी लगी थी, 8 या 9 के आसपास आई थी, वो भी मुझे अच्छी लगी थी। बाकी तो मुझे कोई और ऐसी उनकी कोई फ़िल्म याद नहीं है। हाँ, उनकी एक गुलाम फ़िल्म थी रानी मुखर्जी और आमिर खान के साथ, जिसका गाना बड़ा हिट हुआ था, आती क्या खंडाला। तो विक्रम भट्ट के पास भी कई कुछ ही चुनिंदा फ़िल्में हैं जिसमें उनको याद किया जाता है। तो यस, ये फ़िल्म जो थी राज, ये यकीनन ये देखने लायक है जो लोग हॉरर सिनेमा को पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि हॉरर मूवी को भी बनाने में जो है बड़ा दिमाग लगता है, कि भाई पब्लिक को सही तरीके से डरा सकें, और डर भी लग रहा है लेकिन आप फिल्म नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि उसमें वो थ्रिल है, वो एक्साइटमेंट है। तो ज़्यादा तो अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं। वाकई मैं याद करती हूँ उस एरा को, कि वाकई जब हमारे पास एक अच्छा सिनेमा होता था, हम लोग कॉपी भी करते थे, और कभी कभी हमारी कॉपी ओरिजिनल से भी ज़्यादा बेहतर निकलती थी। वो टाइम था, काश वो टाइम वापस आए, बट आई डोंट नो वो टाइम आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं, मेरा मकसद ये रहता है कि मैं ऐसी फ़िल्मों से आपकी मुलाकातें करवाऊं जो वाकई जेन्युइनली अच्छी थी। और अगर आज भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई आप एक एक बेस्ट हॉरर मूवी देख रहे हैं। तो बस मुझे यही कहना है और इस वीडियो को बंद करना है। इसमें एक टेलीविज़न एक्ट्रेस जो उस टाइम पर बहुत पॉपुलर थी, श्रुति उल्फत, वो भी इसमें आपको बिपाशा की सहेली के तौर पे देखने को मिलेंगी। वो भी काफ़ी यंग थी और काफ़ी अच्छा उनका करियर चल रहा था। फिर बाद में क्या बेबी हो गया, फिर बाद में धीरे धीरे फिर उनके अपने वही बात होती है, अब क्या बोलूँ मैंने उनके ऊपर भी मैंने वीडियो की हुई है। अगर आप मेरे शुरुआती उसमें जाएंगे ना, ओल्डेस्ट वीडियोस की कैटेगरी में जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि मैंने उनके ऊपर भी बात करी है। तो काफ़ी यंग एज में उनकी शादी हो गई थी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपना करियर बनाया, और यही वजह है कि जब ये फिल्म आई थी तब उस टाइम पर भी वो मैरिड ही थी। हाँ, बेबी उनका बाद में हुआ, लेकिन करियर उनका काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, उनको काफ़ी काम मिल रहा था, फिल्मों में भी मिल रहा था।
लेकिन वही वाली बात है कि बहुत कम ऐसी टेलीविज़न एक्ट्रेस होती हैं जो आगे जाकर फिल्म की हीरोइन बनती हैं, जैसे कि विद्या बालन भी एक ज़माने में जो हैं वो सीरियल्स किया करती थी। सन 2000 में भी मैंने उनका एक सीरियल आया करता था, उसमें उनको मैंने देखा था। तो आप सोच सकते हैं, फिर एडवर्टीज़मेंट में भी, तो हम पांच सीरियल में भी वो थी। तो बहुत कम ही ऐसी एक्ट्रेस हैं जो टेलीविज़न से निकल के फिल्मों में लीड हीरोइन बनी है। आई थिंक वो अभी बिपाशा बासु तो खैर नहीं है, वो विद्या बालन है, क्योंकि विद्या बालन टेलीविज़न में काम काफ़ी कर चुकी हैं और उसके बाद उन्हें जो है बॉलीवुड में फीमेल लीड रोल भी मिले हैं। और आपने देखा ही है कि विद्या बालन की जर्नी कितनी ज़्यादा अच्छी रही है, और आज भी जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो लगता है कि भाई कुछ तो उन्होंने ऐसा, कुछ ना कुछ तो उनके रोल में बात होगी जिसकी वजह से जो विद्या बालन है उन्होंने ये फिल्म की है। तो एक बार तो हम विद्या को देखते ही देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विद्या की एक्टिंग पर तो भरोसा है कि ये बंदी अगर किसी चीज़ से जुड़ी है तो एक्टिंग में तो ये हमें निराश नहीं करेगी। पर्सनल लाइफ में जो हो सो हो, बट मैं यहाँ प्रोफेशनली सबके बारे में बात कर रही हूँ, पर्सनली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो खैर अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।